हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज़ स्टार्ट किया है, जहां पर अकॉर्डिंग टू गेट लाइफ साइंसेस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सारे यूनिट को या सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी मैंने वीडियो नंबर या सेशन 1 से लेकर 10 तक 10 वीडियोस बनाया या 10 सेशन कह सकते हैं, जो यहाँ पर उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा, या सेपरेट मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है मेरे साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से, तो वहाँ भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। इन 1 से 10 वीडियो के अंदर मैंने 2 यूनिट को या 2 सेक्शन को कंप्लीट किया है। एक है माइक्रोबियल जेनेटिक्स को, और दूसरा मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को कंप्लीट किया। यानी यूनिट नंबर 1 मैंने 4 को कंप्लीट किया है, और दूसरा यूनिट नंबर 09 को, इन दोनों को कंप्लीट किया है। आज के सेशन को से हम लोग शुरू जो कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखिए मेरे पास एक्सेल, ये गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है। सेक्शन 4 पूरा कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर सेक्शन 9 माइक्रोबियल जेनेटिक्स ये भी कंप्लीट कर लिया। तो आज जो हम लोग सारा टॉपिक, ये भी टॉपिक फेज लैम्डा एंड इट्स लाइफ साइकिल, ये भी कंप्लीट किया। तो आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, वो कर रहे हैं इस सेशन से, यहाँ से माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, ये सेक्शन नंबर 7, और यहाँ पर पहला टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो आज जो है वो पहला सेशन होगा टॉपिक सेक्शन नंबर 4 का। 4 है शायद, ये नहीं 7 है ये, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक है वो पढ़ना है हम लोगों को, वो पढ़ना है एनर्जेटिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जेटिक्स के बारे में। तो एनर्जेटिक्स के अंदर 2-3 टर्म को समझना ज़रूरी है, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है गिब्स फ्री एनर्जी का, जिससे हमेशा क्वेश्चन रहता है, फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और absorbed ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी को इस तरीके से, ये एक डिफिनेशन हो गया। दूसरा इसका ये भी डिफिनेशन होता है कि इट इज़ ए अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सब्सटेंसेस विच लीड्स टू डू यूजफुल वर्क। So amount of energy is used for doing some useful work, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब जैसे गिब्स फ्री एनर्जी में यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा जी से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जी से। इसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को
से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हम लोग किसी भी रिएक्शन में जैसे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इनके पास में एनर्जी प्रेजेंट है, तो ये जो एनर्जी होगा सबस्ट्रेट का होगा गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सबस्ट्रेट, और ये जो एनर्जी होगा गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द प्रोडक्ट होगा। तो जब दोनों का डिफरेंस हम लोग लिखेंगे डेल्टा जी, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी फॉर प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सबस्ट्रेट, शायद ये। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी का, यहाँ पर ये वैल्यू प्रोडक्ट का वैल्यू लेस हो गया और सबस्ट्रेट का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, यानी गिव्स फ्री एनर्जी सबस्ट्रेट का ज़्यादा हो गया और प्रोडक्ट का कम हो गया, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगा। तो हाई किसके पास है, सबस्ट्रेट के पास, लो किधर है, प्रोडक्ट की तरफ। रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन होगा। इसी तरीके से अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेगा, तब रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इस टाइम पर पॉजिटिव तभी होगा जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगी। डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, जब गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट नहीं करेगा, प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की तरफ कन्वर्ट कर जाएगा, तो रिएक्शन ऐसे होगा। और तीसरा कंडीशन ये होता है डेल्टा जी जब जीरो हो जाए, तो इसको ये फॉरवर्ड में भी इक्वल मूव करेगा और रिवर्स में भी उतना ही इक्वल मूव करेगा, दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, दोनों तरफ एरो लगाएंगे, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पर ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव, जितना फॉरवर्ड में मूव कर रहा है उतना ही रिवर्स में मूव कर रहा है। तो ये तीन कंडीशन समझना है, ये तीन कंडीशन से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग ग्राफ से समझें। जैसे ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, जैसे जैसे रिएक्शन मूव कर रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस पर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, इधर हम लोग वाई एक्सिस पर डेल्टा जी रख रहे हैं। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को अगर ऐसे, ये एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ इस तरीके से, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या हो गया, सबस्ट्रेट का डेल्टा जी, अगर ये वैल्यू यहाँ पर 0 ले, यहाँ पर कुछ समझाने के लिए 10 लिख रहा हूँ, ये प्लस है और ऊपर की तरफ में +20 है। तो ये वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ नीचे, ये नीचे की तरफ, तो इससे नीचे की तरफ आ गया। तो जितना ये ऊपर वैल्यू हुआ, ये वैल्यू जितना ऊपर की तरफ हुआ, ये वैल्यू तो उतना ही नीचे की तरफ आ गया। तो जैसे प्लस, अगर मैं ये 20 - 10, ये +10 से ऊपर गया तो -10 से नीचे आया, तो ये तो नेग्लिजिबल हो गया, ये तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये वाला इवन नेगेटिव है, ये डाउन वाला तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कुछ वैल्यू होगा, सपोज 5 होगा या 3 होगा, जो भी होगा, कुछ नेगेटिव वैल्यू होगा। तो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट जब कन्वर्ट, इसका मतलब ये ओवरऑल रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, कुछ भी हो, तो इसका मतलब है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा। तो जब भी ग्राफ इधर होगा कि सबस्ट्रेट थोड़ा ऊपर और प्रोडक्ट थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ पर थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, तो यानी और ज़्यादा नीचे फास्टर होगा। तो जब भी नीचे की तरफ होगा इसका मतलब है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रहा है, फेवरेबल है, ये रिएक्शन फेवरेबल है, क्योंकि डेल्टा जी जब भी नेगेटिव होता है ये रिएक्शन फेवरेबल होगा, फेवरेबल। और फेवरेबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, यानी
इसका मतलब सिंपल है, ये एनर्जी रिलीज़ करेगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी है। तो यहाँ पर एनर्जी जब रिलीज़ करेगा तो ये इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो डेल्टा जी नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आ रहे हैं डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा। डेल्टा जी जब पॉजिटिव होगा तब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इस तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इस तरफ में डेल्टा जी, और यहाँ पर सबस्ट्रेट, थोड़ा इसको नीचे करेंगे हम लोग इस तरीके से, सबस्ट्रेट ऐसे। अब देखिए ये ऊपर की तरफ जब गया तो इसकी वैल्यू ज़्यादा, ये वैल्यू ज़्यादा, और नीचे की तरफ आया तो ये वैल्यू कम। ठीक है, ये लेस नेगेटिव, तो ये लेस नेगेटिव, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फिर से वैल्यू को लिखूँ 0, इस वैल्यू को 10 और इस वैल्यू को 20, तो ये +20 ऊपर की तरफ, और ये नीचे आ रहा है कुछ 15, यहाँ बीच में रख दूँ तो ये 15 यानी -5 से। तो जब दोनों को हम लोग करेंगे, ऐड करेंगे ये वैल्यू, ये होगा 20 - 5 + 15, तो ये तो डेल्टा जी प्लस हो गया। यानी सबस्ट्रेट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा, उल्टा होगा, प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट कन्वर्जन होगा, प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट कन्वर्जन। तो इसका मतलब है कि जब वैल्यू डेल्टा जी का नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो गया, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की तरफ नहीं करेगा, प्रोडक्ट तब सबस्ट्रेट की तरफ मूव कर जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं मूव करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा तो क्या हो रहा है अनफेवरेबल, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसको नेगेटिव रखना। रिएक्शन को अगर मूव कराना तो नेगेटिव कैसे होगा, जब उल्टा डायरेक्शन में मूव कराते तब ये वाला पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, और इस वैल्यू को क्या लेंगे, इस वाले वैल्यू को इधर वाले को यहाँ पर माइनस ले लेंगे, तब यहाँ -20 + 5 -15, ये तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की तरफ मूव करेगा, तो ये सही है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की तरफ करेगा तभी ये फेवरेबल होगा, अदरवाइज अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है तब ये अनफेवरेबल है, और अनफेवरेबल के लिए हम लोग को एनर्जी देना होगा। तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव वैल्यू है तो ये अनफेवरेबल है, तो अब इसके बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल किसके लिए, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट के लिए अनफेवरेबल है, प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट के लिए फिर फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं किसी एक डायरेक्शन को ही फिक्स कर दूं, जैसे ऊपर में सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट लिख रहा हूँ तो नीचे भी सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, इसके लिए अनफेवरेबल। डेल्टा जी नेगेटिव तो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट फेवरेबल, डेल्टा जी पॉजिटिव तो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट अनफेवरेबल। तो ये अनफेवरेबल के लिए एनर्जी देना पड़ेगा तभी रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, इसको एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड, ये रिलीज नहीं करेगा, ये रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब डेल्टा जी का कैसा, जब 0 होगा तो कैसा ग्राफ होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इस तरफ में डेल्टा जी, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम पर, दोनों एक ही, इधर भी उतना ही मूव करेगा जितना ये पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, डेल्टा जी 0। अगर मैं ऊपर के लिए जितना पॉजिटिव लिखूंगा वैल्यू, इधर वाले के लिए भी उतना ही नेगेटिव होगा, इक्वल, तो ये नेट गेन 0 हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो एक डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट ये समझता है जिससे क्वेश्चन आता है। यहाँ से डायरेक्टली नेगेटिव वैल्यू हुआ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, फेवरेबल होगा, एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, रिवर्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, अनफेवरेबल होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और डेल्टा जी 0 इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, अब आते हैं कि ये डेल्टा जी का एक हम लोग डेल्टा जी को हम लोग एक इस तरह से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेल्टा जी, स्टैंडर्ड डेल्टा जी वैल्यू। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट is converted to 1 mole of product at 25 degree centigrade at
स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे स्टैंडर्ड डेल्टा जी। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहे हैं स्टैंडर्ड डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log K। एक इससे बहुत के इक्विलिब्रियम एक इससे क्वेश्चन रहेगा। ये फार्मूला कैसे है, ये फार्मूला नहीं समझना है आपको, सीधा ये फार्मूला दूसरा याद रखना है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ ऊपर बताया, ये वाला कॉन्सेप्ट डेल्टा जी का, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एक याद रखना है। ये और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एनर्जेटिक से ये याद रखना है। ये तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा है इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर डेल्टा के इक्विलिब्रियम क्या है, के इक्विलिब्रियम इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे के इक्विलिब्रियम ये होता क्या, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट अगर कोई रिएक्शन मूव कर रहा है तो के इक्विलिब्रियम को हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तब हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT इंटू लॉग प्रोडक्ट बाय सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर समटाइम अगर प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया तब भी ये वैल्यू हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये R की वैल्यू है वो क्या है, R है यहाँ पर गैस कांस्टेंट। फिर ये डिटेल में आपको केमिस्ट्री में भी यहाँ पर आएगा, लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री में इससे क्वेश्चन। इसके मैंने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम पे बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ केमिस्ट्री से, उसमें भी देख सकते हैं डिटेल में। इसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर मोल, अगर किलो जूल में पूछ रहा है तो। अगर यहाँ पर किलो कैलोरी में पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू होगी 2.1 के करीब। ठीक है, पर मोल। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। ये टेम्परेचर, इसका यूनिट होगा केल्विन। तो हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिखते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ तो उसकी वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 273 से ऐड करते हैं। जैसे अगर 37 डिग्री पे कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 273 + 37, तो ये वैल्यू हो गया 310 केल्विन। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब आ रहे हैं यहाँ पर आगे, ये दो कॉन्सेप्ट को समझकर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट को समझिए। एक और तरीका है कि हम लोग डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि डेल्टा जी को हम लोग कैसे कर सकते हैं। डेल्टा जी का दूसरा तरीका है रिप्रेजेंटेशन का है कि NEF। समटाइम हम लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल से भी इसको करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो रिएक्शन कन्वर्ट कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये अलग इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और ये जब प्रोडक्ट जो न्यू मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की एफिनिटी को कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको हम लोग इलेक्ट्रो ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ई वही है, तो यहाँ पर एफ क्या होगा, ये फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 96500 जूल। ये जूल में, जूल पर मोल। अगर किलो जूल में देना है तो ये 965 होगा, सॉरी 96, यहाँ पे जूल 1000 से जब डिवाइड कर देंगे ये आएगा 96.5 किलो जूल पर मोल। और अगर इसको किलो कैलोरी में पूछ रहा है
तो ये होगा ऑलमोस्ट 22.4 के करीब। देख लीजिएगा इसको, अगर 4 मतलब इसको अगर 4 से 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही होगा किलो कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको देख लिया। 96.5 को अगर 4.2 से डिवाइड कर दें तो ये लगेगा 22.97 होगा। ठीक है, 97। तो ये एक दूसरा तरीका। और n क्या है? n इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? एक हो रहा है, दो हो रहा है। प्रोटॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है या इलेक्ट्रॉन एक सिंगल होगा तो एक सिंगल, अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये E है इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने एनर्जेटिक्स के बारे में समझा। एनर्जेटिक्स में बस इससे रिलेटेड इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मोस्टली इतने ही क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन बेस्ड पूछेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर शुरू कर रहे हैं जो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो एनर्जेटिक्स में एक रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए एक साथ, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा नाम छुपा हुआ है RED, ये हो गया इसका मतलब रिडक्शन, और OX का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर दोज रिएक्शन where oxidation and reduction occur simultaneously। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, यहाँ पर CO2 और H2O, ये C6H12O6 प्लस O2, ये फोटोसिंथेसिस बैलेंस कर देंगे, इस तरफ 6 और इधर 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो मॉलिक्यूल है ये CO2 का, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ए रिडक्शन। और इस मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यहाँ दोनों रिएक्शन साथ में हो रहे हैं, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा वाला रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका तीसरा हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत कॉमनली देखते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर NADH लिखा, NADH2, और ये इस तरह से नहीं लिखते हैं हम लोग, NADH प्लस H प्लस लिखते हैं, प्लस यहाँ पर UbQ0 लिखें, तो ये जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और ये वाला H प्लस यानी ये रिड्यूस फॉर्म है। ये अपना प्रोटॉन इसको देखें तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? खुद NAD प्लस में। और जब इसको दिया प्रोटॉन तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया? इसमें। तो ये वाला क्या हो गया? रिडक्शन। और ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत कॉमनली दिखता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होगा और डोनर भी। ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल समझा। अब हम लोग मूव कर जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में
आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम होता है एम्बेडेड मेयरहोफ पारनास पाथवे। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इनको डिस्कवर किया था, एम्बेडेड मेयरहोफ एंड पारनास पाथवे, इसलिए इसका नाम दूसरा अल्टरनेटिव नाम है ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पर ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइट इसका क्या है, साइट इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस ना होता हो, ये सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। इवन आरबीसी, जहाँ पर हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना हो, या फिर दूसरे रिएक्शन, दूसरे मोड ऑफ एनर्जी गेन का दूसरा जो मेटाबॉलिक पाथवे वो ना हो, लेकिन यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होगा ही, ठीक है। अब आ रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म, अगर इट इज़ इनडिपेंडेंट, ये जो कंडीशन है यहाँ पर, अगर कंडीशन लिखूँ तो कंडीशन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरोबिक और एनएरोबिक। ये एरोबिक और एनएरोबिक से इंडिपेंडेंट, इसका मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन है या नहीं है, ठीक है। अब आ रहे हैं ये सबसे ओल्डेस्ट पाथ है, एंशिएंट पाथ। जब लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा पे, तो इसी तरह का पाथवे उनमें प्रेजेंट है या था, और ये अभी भी प्रेजेंट है सारे ऑर्गेनिज्म। तो ये मोस्ट एंशिएंट पाथवे है विच इज वेल स्टडीड। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो पाथवे है, ये पाथवे लीनियर पाथवे है, लीनियर पाथवे। बहुत सारे पाथवे जो होते हैं वो सर्कुलर पाथवे होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल सर्कुलर, लेकिन ये लीनियर पाथवे। कितने स्टेप का, 10 स्टेप। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट जो इसमें इंटर करते हैं वो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज भी इंटर कर सकता है, लेकिन यहाँ प्राइमरी मैं बता रहा हूँ ग्लूकोज होगा। और प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ pyruvic acid along with 2 ATP along with 2 NADH। ये तो यहाँ पर ये आउटकम। अब यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। पहला स्टेप में ग्लूकोज जो है, सपोज ये ग्लूकोज है जो 6 कार्बन का है, ये ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप में एक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेस, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है, 6 कार्बन का ये भी है, ये भी 6 कार्बन का है। ये जो पहला एंजाइम है इसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेस। इसमें एक एटीपी का इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पर एक एटीपी इन्वेस्ट होगा और क्या बनेगा, एडीपी। जो पीआई है, पीआई रिलीज होगा, ये पीआई अटैच हो जाएगा यहाँ, तो ये वही पीआई है जो ये रिलीज हुआ, इसलिए यहाँ पर पीआई को हम लोग हटाकर यहाँ अटैच कर देंगे। ये जो मैं लिख रहा हूँ अब ये रेड कलर पर लिखूँगा क्योंकि ये एटीपी से है, ओके। ये लीनियर चेन है, लीनियर डायरेक्शन है, ये याद रखना। फर्स्ट स्टेप इज लीनियर, यहाँ इक्विलिब्रियम पे रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम पे काम करेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन सेम एंजाइम कर सकता है, जिसको बोलते हैं आइसोमेरेज।
आइसोमेरेज। यहाँ पर ये बनाएगा फ्रक्टोज, ग्लूकोज का आइसोमेरिक फॉर्म। ये अल्डिहाइड फॉर्म है ग्लूकोज, इसका आइसोमेरिक फॉर्म बनाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज, ये सेकेंड स्टेप। फ्रक्टोज अब लीनियर पाथवे होगा, इसका मतलब फिर से यहाँ पर एटीपी आएगा और ये क्या करेगा, इससे एटीपी से फिर एडीपी और पीआई निकलेगा और पीआई एक फिर से इसमें अटैच हो जाएगा। ये बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा। यहाँ पर पूरा का पूरा ये भी मैं इसको रेड कलर से 1,6 बिस फॉस्फेट। अब यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रेक डाउन करेगा और ये इक्विलिब्रियम पे चलेगा। एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है अल्डोलेज। अच्छा, ये कौन सा एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पे जो एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 2। इसका पूरा नाम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। ये रेगुलेटरी एंजाइम, रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि रेगुलेटरी एंजाइम का मतलब क्या, कि ये रेगुलेट करेगा पूरा का पूरा इस कितना फास्ट होना है ये ग्लाइकोलाइसिस। इसलिए इसको सम टाइम पेस मेकर भी बोलते हैं। जो हमारे हार्ट में पेस मेकर हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस के रेट को रेगुलेट करेगा। ठीक है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बार अब आ रहे हैं फोर्थ स्टेप, जहाँ पर एक एंजाइम है अल्डोलेज। ये अल्डोलेज क्या करेगा, अल्डोलेज ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा, यहाँ दो इसको ब्रेक करेगा। ये कितने कार्बन का, ये तो 6 कार्बन का है, ऊपर वाला भी 6 कार्बन का होगा। अब ये 6 कार्बन को ब्रेक कर देगा 3 कार्बन, 2 3 कार्बन। एक पहला प्रोडक्ट बनेगा और एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट बनेगा 3-फॉस्फो ग्लिसरल अल्डिहाइड और दूसरा बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट यहाँ आ गया थर्ड पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ फॉस्फेट आ गया। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DHAE बोलते हैं। ये 3 कार्बन का है और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं 3PGAL। ये भी 3 कार्बन। ठीक है, ये दोनों इक्विलिब्रियम की रिएक्शन चलेगा, यानी जो फॉरवर्ड और रिवर्स सेम एंजाइम कर सकते हैं। ये फोर्थ नंबर। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर स्टेप, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। सेम एंजाइम करेगा, नाम है आइसोमेरेज। ठीक है, तो ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गया। इस 5 स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पांचों स्टेप को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक साथ लिखता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। जो 1 से लेके 5th स्टेप तक है, फर्स्ट स्टेप से 5th स्टेप तक
इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में कितना एटीपी का इन्वेस्टमेंट हुआ अभी तक? 2 एटीपी, एक पहला फर्स्ट स्टेप में और दूसरा थर्ड स्टेप में। यहाँ पर दोनों दो जगह प्रिपरेटरी फेज में ये एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पर अनदर 5 स्टेप, जिसके बाद ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो। अब यहाँ से ये जो 6 स्टेप होगा, 6 स्टेप में दोनों में से सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप को एंट्री कराया जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाले जो मॉलिक्यूल हैं वही जा सकते हैं। इन दोनों में अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है? ये वाला कीटोन, ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन नहीं जाएगा, कीटोन तभी जाएगा जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाइऑक्सीएसीटोन आइसोमेरेज एंजाइम से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर लेटर ऑन में नेक्स्ट स्टेप में एंट्री करेगा। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो बन गया उसको पास कराते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 6 स्टेप में यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, और ये डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, यहाँ पर एक पीआई जो इनऑर्गेनिक है उसको यहाँ से इस स्टेप में इंटर कराएगा। यहाँ पर ये जो पीआई है, ये पीआई ये यहाँ इस स्टेप में जाएगा और ये इस मॉलिक्यूल में अटैच हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल। तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये बनेगा, पहले से एक फॉस्फेट था और एक फॉस्फेट यहाँ पर आ गया, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लेकिन ये एटीपी से नहीं आ रहा है, ये याद रखना, ये साइटोप्लाज्म में थे वही यूज हुआ है। यहाँ पर अब एक पहला फायदे वाला चीज़ बन रहा है Na+। Na+ यहाँ इंटर करेगा और क्या बनेगा? NADH। यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा तो पहला NADH का प्रोडक्शन 6 नंबर स्टेप, इसलिए इसका नाम पड़ा डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन, और सब 3 कार्बन के। अब ये आ गया, अच्छा ये इक्विलिब्रियम, चलिए ये इक्विलिब्रियम पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जब हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम वाला स्टेप सेम एंजाइम करेगा, सिर्फ जो यूनिडायरेक्शन में मूव करता है उसके लिए अलग एंजाइम लगेंगे, तो वही सिर्फ एंजाइम हम लोग पढ़ेंगे, बाकी वो सेम वे ग्लाइकोलाइसिस की तरह चलेगा। कौन सा? ग्लूकोनियोजेनेसिस आगे देखेंगे। अब आ रहे हैं 7th नंबर स्टेप। 7th नंबर स्टेप में यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेज। काइनेज क्या करेगा? इससे एक फॉस्फेट रिलीज कराएगा और वो एटीपी को दे देगा। तो अगर यहाँ पर एटीपी है, एडीपी अगर इंटर किया तो वो क्या बनेगा? वो एटीपी, उसको लिए फॉस्फेट चाहिए, वो फॉस्फेट यहाँ एक फॉस्फेट ले लिया, क्या बना? एटीपी। पहला डायरेक्ट एटीपी से नंबर स्टेप में, क्या बचेगा अब यहाँ पर? जो प्रोडक्ट, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये अब ये फॉस्फोग्लिसरेट आगे चलकर अब ये नेक्स्ट स्टेप में इक्विलिब्रियम पे, सब इक्विलिब्रियम पे काम करेगा। 8th नंबर स्टेप में एक एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेज। ठीक है, म्यूटेज ये क्या करेगा? इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट को 3 पोजीशन पे जो फॉस्फेट है उसको हटा कर 2 पोजीशन पे रखेगा। ग्लिसरेट कितने कार्बन का? 3 कार्बन, उस पर 3 पोजीशन पे फॉस्फेट है, सेकंड पोजीशन पे करेगा तो उसको बनाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। इसके लिए को फैक्टर की भी जरूरत पड़ती है, और ये पूछता नहीं है लेकिन जानना, वीपीजी एक को फैक्टर चाहिए। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब आ रहे हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट से नेक्स्ट स्टेप में 9th नंबर स्टेप, फिर इक्विलिब्रियम पे चलेगा और यहाँ पर आएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसके लिए एंजाइम चाहिए इनोलेज।
एक एंजाइम है जिसका नाम है इनोलेज। तो ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट से किस में कन्वर्ट करेगा, फॉस्फो इनोल पायरुवेट, PEP बोलते हैं इसको, PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। सबसे एनर्जी, जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे मॉलिक्यूल हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने वाला फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। ये इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ATP से भी ज़्यादा। ठीक है, ये याद रखना है कि ATP से ज़्यादा कौन एनर्जी रिलीज करता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये 3 कार्बन। और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट लास्ट स्टेप 10th नंबर में एक अनदर एंजाइम लगेगा काइनेज, लेकिन यहाँ देखिए मैंने लीनियर लिखा, यानी अब यहाँ पर ये लीनियर चलेगा और ये फाइनल इससे फॉस्फेट रिमूव करेगा कौन, ADP के साथ अटैच करके क्या बनेगा, ATP। दूसरा फायदे वाला दूसरा ATP यहाँ 10th नंबर पर, पहला हुआ था 7th नंबर, ये रिलीज हुआ। और क्या बना यहाँ पर, एंड प्रोडक्ट बना पायरुवेट। अब ये बनेगा पायरुवेट। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, 3 कार्बन का ये है, और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया ग्लाइकोलाइसिस का सारे स्टेप, 3 कार्बन का यहाँ है ये। अब इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करके देखें। ये जो मैंने डिस्कस किया स्टेप नंबर 6 से लेकर स्टेप नंबर 10 तक, ये स्टेप नंबर 6 से लेकर स्टेप नंबर 10 तक, 6 से 10 तक, इसको हम लोग बोलते हैं पे ऑफ। पे ऑफ यानी यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा है। पहला वाला क्या था, प्रिपरेटरी टेस्ट, यानी इसके लिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया 2 ATP, और यहाँ पर कितना ATP अभी मिला, हम लोगों को फ़ायदा हुआ 2 ATP, 2 ATP। ठीक है, एक 7th नंबर और एक 10th नंबर में। और एक फ़ायदा क्या हुआ, NADH का। कौन सा स्टेप, ये देखें 6th नंबर स्टेप, तो ये फ़ायदा वाला प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो लॉस हुआ है, माइनस हुआ है, उसको माइनस से दिखा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है। अब ये तो हुआ यहाँ पर हम लोगों का 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड चलेंगे। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ये भी इधर इंटर आइसोमेरेज, और ये फिर से ये साइकिल फिर से पे ऑफ वाला चलेगा। तो ये पे ऑफ 2 टाइम्स चलता है, 2 टाइम्स पे ऑफ चलेगा। एक बार चलेगा 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के लिए, और दूसरा वाला चलेगा, दूसरी बार चलेगा डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। इससे प्रोड्यूस हुआ 2 ATP और 1 NADH। ठीक है, तो इससे भी वही प्रोड्यूस होगा। तो टोटल जब हम लोग करेंगे पे ऑफ को काउंट करेंगे कितना फ़ायदा हुआ, तो टोटल हुआ 2 + 2 4 ATP और 2 NADH। 2 ATP और 2 NADH, ये फ़ायदा हुआ। 4 NADH, तो यहाँ का 4 हो गया, और 1 और 1 2 NADH पे ऑफ में। और लॉस कितना हुआ, यानी मैंने इन्वेस्ट कितना किया है, तो ये ऊपर वाला देख सकते हैं, सिर्फ 2। अब यहाँ पर इससे माइनस कर देंगे 2 ATP, तो ये हो गया +2 ATP + 2 NADH। ये नेट गेन, ये मेरा नेट गेन। नेट गेन एनर्जी में 2 ATP और 2 NADH और 2 मॉलिक्यूलर पायरुवेट, क्योंकि एक तो पायरुवेट इससे बना, एक डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जाएगा तो उससे भी एक पायरुवेट बनेगा। कितने पायरुवेट बनेंगे, 2 पायरुवेट। वही मैंने यहाँ लिखा है, ऊपर की तरफ वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, 2 पायरुविक एसिड बना, जिसको पायरुवेट बोलेंगे, या पायरुविक एसिड बोलेंगे, 2 ATP बना, बस। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को समझ लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे बात करेंगे और कंप्लीट करेंगे हम लोग कौन सा टॉपिक, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और आगे। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी के प्रिपरेशन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो।